गौरैया नाम का एक गांव था जहां पर मथी सेठ नाम का एक आदमी रहता था। मथी सेठ के पास ना तो बहुत मती थी और न ही वो कहीं का सेठ था। वो एकदम बेवकूफ किस्म का आदमी था और साथ ही बेरोजगार भी था। गांव में उसको जहाँ जो काम करने को मिल जाता था वही कर लेता था। उसके घर में बस उसकी एक बहन थी और दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक दिन मथी सेठ की बहन रश्मि उसके पास आकर कहती है, क्या बात है भैया, सुबह से देख रही हूँ आप दरवाजे के बाहर घूरे जा रहे हो और कभी छत पर जाकर कुछ देखते हो, क्या परेशानी है आपको? अरे रश्मि, मैं तुझे क्या बताऊं, वो घनश्याम लाल मिठाई वाला है ना। अरे 3 दिन पहले मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी दुकान पर कुछ काम दे दो, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें काम चाहिए। अरे जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा ना, उस दिन मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। रश्मि को अपने भाई की बात को समझ नहीं आती है। वो मथी सेठ से सवाल करती है, हाँ तो मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि सूरज कब पश्चिम से निकलेगा, तो मैं जाकर उसे बोलूँ कि अब मुझे काम पर रख लो। मथी सेठ की बात सुनकर रश्मि को तो चक्कर ही आने लगते हैं। वो चिड़चिड़ाते हुए कहती है, क्या भैया आप ही, लोग आपको आपकी बेवकूफी के चक्कर में इतना खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन आप पर तो कुछ भी असर नहीं होता है। आप अपनी ही धुन में रहते हो बस। अरे सूरज भी कभी पश्चिम से निकलता है क्या? क्या? तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे आपको काम पर रखना ही नहीं है। अब ये सब छोड़िए, आज मेरे साथ चलिए। मोहिनी मैडम ने आपको कुछ काम से बुलाया है। ओह ठीक है, चलो। असल में रश्मि एक घर में काम करने जाती थी और उस घर की मालकिन का नाम था मोहिनी मैडम। सब उन्हें ऐसे ही बुलाते थे। मोहिनी मैडम काफी गुस्सैल स्वभाव की थी और सभी लोग उनसे बहुत डरते थे। मैडम के पास पहुंचकर रश्मि उनसे कहती है, मैडम मैं अपने भाई को यहाँ ले आई, आपको इनसे कुछ काम था ना? ओह हाँ, आओ मथी सेठ, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में गाँव वालों से। क्या सच में गांव वाले मेरे बारे में इतनी बातें करते हैं मोहिनी मैडम? अब मैं हूँ ही इतना सीधा और अच्छा। अपने भाई की बात सुनकर रश्मि उसे चुप कराने लगती है। अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? वैसे मोहिनी मैडम, आपको हमसे क्या काम था, ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, दरअसल मथी सेठ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहिनी मैडम की बात सुनकर रश्मि और मथी सेठ दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या आपको मुझसे शादी करनी है? पहली बार किसी लड़की ने मुझसे ऐसा कहा है। मथी सेठ, ये बिल्कुल सच है, मुझे वाकई में तुमसे शादी करनी है। मगर आपको मेरे भैया से शादी क्यों करनी है? इसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। अरे इसके पीछे तो एक ही कारण हो सकता है रश्मि, जरूर ये मुझे बहुत पसंद करती होगी और मुझे छुप छुप कर भी देखती होगी। मथी सेठ की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी गुस्से में कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे अपने भाइयों से प्रॉपर्टी छीननी है। क्या? इसका क्या मतलब है मोहिनी मैडम? वो दरअसल मेरे 3 भाई हैं, मगर वो तीनों मुझसे छोटे हैं और साथ ही साथ सौतेले भी, इसलिए उनका मेरे पिता की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन तीनों की मुझसे पहले ही शादी हो चुकी है और वो प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी फिराक में है और मेरी शादी नहीं हुई, इस वजह से मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। क्या? मगर शादी का प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? मेरे पिता मरने से पहले प्रॉपर्टी के कागजात पर यही लिख कर गए थे कि प्रॉपर्टी सिर्फ मुझे तभी मिलेगी जब मैं शादी करूंगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और उनके हिसाब से एक लड़की अकेले प्रॉपर्टी नहीं संभाल पाएगी और इससे पहले कि मेरे भाई मेरी प्रॉपर्टी भी हड़प ले, मुझे शादी करनी पड़ेगी। पर मुझसे शादी करेगा कौन? हाँ, सब आपसे इतना डरते जो हैं। क्या? मेरा मतलब कि इतनी जल्दी अच्छा लड़का ढूंढना मुश्किल ही है ना? हाँ, और इसलिए मैं मथी सेठ से शादी करूंगी और एक बार मुझे प्रॉपर्टी मिल गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगी और चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को इसके लिए 10,000 रुपए भी दूंगी। क्या 10,000 रुपए सिर्फ शादी का नाटक करने के लिए? मुझे मंजूर है। अरे पर भैया। पर क्या रश्मि, अरे ये कितना अच्छा मौका है, मुझे मंजूर है मोहिनी जी। मथी सेठ मोहिनी की बात मान जाता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो और रश्मि वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। ये बेवकूफ मथी सेठ, इसे तो भनक भी नहीं है कि शादी का नाटक करने के बाद इसे 10,000 रुपए नहीं मिलने वाले, बल्कि ये जाएगा सीधा जेल के अंदर। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में मोहिनी और मथी सेठ की शादी तय हो जाती है। लेकिन इस बात से सारा गांव हैरान था कि मोहिनी मैडम
मती सेठ जैसे घनचक्कर आदमी से शादी करने के लिए तैयार क्यों थी? यहाँ तक कि रश्मि को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मती सेठ किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन जब सुबह सुबह रश्मि उठती है और घर के बाहर झाड़ू लगाने जाती है, कितनी धूल मिट्टी आ गई है आंगन में। लगता है कल रात बहुत तेज हवा चली थी। अचानक से रश्मि का ध्यान जाता है कि दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। रश्मि चिट्ठी उठा लेती है और मती सेठ को आवाज लगाती है, देखो भैया, कोई घर के बाहर चिट्ठी छोड़कर गया है, वो भी आपके नाम की। क्या चिट्ठी? वो भी मेरे नाम की? भला ये कैसे मुमकिन है रश्मि? क्या? क्यों मुमकिन नहीं है भैया? अरे सारा गांव जानता है कि मैं चौथी फेल हूँ। अरे मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, फिर भला कोई मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगा? ओफो भैया, क्या पता जिसने भेजी हो उसे उम्मीद हो कि आपके घर परिवार में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। खैर, शायद इसमें कुछ जरूरी बात लिखी हो, वरना कोई हमें चिट्ठी क्यों ही भेजेगा। रुकिए, मैं अभी इसे पढ़ती हूँ। लेकिन मती सेठ रश्मि से चिट्ठी ले लेता है और उसे कूड़ेदान में डाल देता है। अरे क्या तुम भी रश्मि, तुम तो जानती हो सारा गांव मुझे हमेशा बेवकूफ बनाने के पीछे पड़ा रहता है। जरूर ये भी किसी ने जानबूझ के भेजी होगी मुझे परेशान करने के लिए। अरे तुम ये सब छोड़ो और मेरी शादी की तैयारियां करो। आज मेरी शादी है रश्मि। क्या अभी भैया? अरे ये नकली शादी है, नकली। और मुझे तो उस मोहिनी मैडम पर बहुत शक है। अरे कितनी चालाक है वो। मुझे तो लगता है कि वो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे अपना मतलब भी निकलवा लेगी और आपको पैसे भी नहीं देगी। क्या रश्मि, तुम ये कैसी नकारात्मक बातें कर रही हो? अरे थोड़ा सा सकारात्मक बनो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलकर मती सेठ घर से बाहर निकल जाता कि तभी उसे उसकी बचपन की दोस्त सीमा मिलती है। अरे मती सेठ, कहाँ जा रहे हो? अरे सीमा, तुम कितने समय बाद दिखी हो? कहाँ थी अब तक? बस पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी। तुम तो जानते हो ना, मुझे टीचर बनना था। हाँ तो बन गई क्या तुम टीचर? हाँ बन गई। पास के गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे वो छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। अरे वाह, तुम्हें अब तक याद है कि मुझे ये लड्डू पसंद है। तुम ही मेरी इकलौती अच्छी दोस्त हो सीमा। हाँ वो तो मैं हूँ मती सेठ। वैसे सुना है तुम शादी कर रहे हो? हाँ सीमा, मगर एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत, ये तो बस नकली शादी है। मती सेठ आगे कुछ बोलता इससे पहले ही रश्मि वहाँ दौड़कर आ जाती है और घबराते हुए मती सेठ से कहती है, अरे भैया, ये देखो, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। लगता है तुम व्यस्त हो मती सेठ। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, अभी चलती हूँ। अरे सीमा, रुको तो। मती सेठ रोकता है, लेकिन सीमा वहाँ से चली जाती है। मती सेठ गुस्से में रश्मि से कहता है, क्या रश्मि, देखो सीमा तुम्हारी वजह से चली गई। मैं कितने दिनों के बाद मिला था उससे। अरे भैया, इस चिट्ठी में लिखा है कि वो मोहिनी मैडम आपसे शादी आपको फंसाने के लिए कर रही है। क्या? इसका मतलब क्या है रश्मि? मतलब ये है कि एक बार जब मोहिनी मैडम से शादी हो जाएगी और प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, तब वो आपको किसी न किसी झूठे इल्जाम में फंसा देगी और जेल के अंदर डलवा देगी, जिससे उसे आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसका सारा काम भी निकल जाएगा। हे भगवान, क्या ये सच है? मैं अभी जाकर मोहिनी जी से पूछ के आता हूँ। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो आप? जैसे वो मोहिनी मैडम आपको सारा सच बता देगी ना। अरे वो बहुत चालाक है और आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेगी। तुम सही कहती हो रश्मि, मगर अब हमें क्या करना चाहिए? और आखिर ये चिट्ठी लिखी किसने है? वही तो नहीं पता भैया, किसी ने भी इस पर अपना नाम नहीं लिखा। बस इतना ही लिखा है कि किस तरह मोहिनी आपको धोखा देकर फंसाने वाली है। और हाँ, ये भी लिखा है कि ये चिट्ठी आपके किसी रहस्यमयी साथी की तरफ से है। क्या? रहस्यमय साथी? मगर वो रहस्यमय साथी कौन हो सकता है रश्मि? मैं तो इस नाम से किसी भी आदमी को नहीं जानता हूँ। ओफो भैया, ये किसी का नाम नहीं है। ये सब छोड़िए, पहले चलकर हमें मोहिनी मैडम को बता देना चाहिए कि हम ये शादी नहीं करने वाले। हाँ ठीक है, चलो रश्मि। दोनों भाई बहन मोहिनी मैडम के घर जाते हैं। मोहिनी शादी की तैयारियां करवा रही होती है। अरे क्या बात है, तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शादी से ठीक पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं? माफ करना दुल्हन मैडम, लेकिन ये शादी तो नहीं होने वाली है और हम आपको यही बताने आए थे कि हम ये शादी तोड़ रहे हैं। चलिए भैया। मोहिनी को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगता है। वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
तुम मुझे मना कर रहे हो, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वैसे मैडम, मुझे तो कोई खास दिक्कत नहीं थी आपसे शादी करने में, मगर ये मेरी बहन ने एक चिट्ठी पढ़ ली और तब से उसने जिद पकड़ ली है कि वो ये शादी नहीं होने देगी, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ। अपना मुंह बंद कर मूर्ख आदमी, तुझसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आया बड़ा मुझे मना करने वाला। अरे मुझे क्या तुझ जैसे मूर्ख से शादी करने का शौक है? नहीं, मैं तो बस तेरे जैसे बेवकूफ को थोड़ा और बेवकूफ बना रही थी। गलती से मोहिनी के मुंह से गुस्से में सच्चाई निकल जाती है। सब उसे ही देख रहे थे। अच्छा तो ये बात थी। देखा भैया, उस रहस्यमयी साथी की बात एकदम सच निकली। ये मोहिनी मैडम आपको बेवकूफी बनाने वाली थी। अब चलिए यहाँ से। रश्मि और मथी सेठ वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ मथी सेठ के उस रहस्यमयी साथी की वजह से वो मोहिनी मैडम से बच जाता है और वो अपने लिए नया काम ढूंढने में लग जाता है। अगले ही दिन काम की खोज में मथी सेठ एक मिठाई की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? अरे तुम तो मती सेठ हो ना, बहुत सुने हैं तुम्हारे बेवकूफी के चर्चे। अरे नहीं मालिक, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप मुझे एक बार काम पे रख के तो देखिए। मैं काम बड़ी ही मेहनत और लगन से करता हूँ। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मथी सेठ की बात सुनकर दुकान का मालिक बिरजू सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में एक खिचड़ी पकने लगती है। वो सोचता है, कब से दुकान में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब से मिठाई में मिलावट और ज्यादा बढ़ा दूंगा और सारी मिलावट इस बेवकूफ मती सेठ से करवाऊंगा, जिससे अगर कभी मैं फंसा भी तो अपनी जगह इसे फंसवा दूंगा। क्या सोचने लग गए मालिक? अरे कुछ नहीं मती सेठ, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें नौकरी पर रख लूं। तुम्हें मेरे साथ मिठाई बनवाने में मदद करनी पड़ेगी, बोलो ठीक है? अरे वाह, धन्यवाद मालिक। तो फिर तो मैं कल सुबह से ही काम पर आ जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, सुबह जल्दी ही आ जाना, बहुत काम रहता है कल। फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सुबह मथी सेठ बिरजू की मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है। उसे देखकर बिरजू बड़ा खुश हो जाता है और उससे कहता है, अरे आओ आओ मती सेठ, देखो ये बूंदी है, इसमें ये सफेद पाउडर मिला दो और फिर इसके लड्डू बना दो। और हाँ, ये जो घी देख रहे हो ना, इस घी में ये एक डिब्बा तेल भी मिला दो, फिर मुझे इस घी से लड्डू भी बनाने हैं। क्या? मगर मालिक ये... अरे मती सेठ, जब तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं तो तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो और फिर दिन खत्म होने पर मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा। क्या? पूरे 100 रुपए? हाँ हाँ, तो फिर तुम खुद ही सोचो, एक महीने में तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? ये सुनकर मथी सेठ सोच में पड़ जाता है। अरे पूरे 1000 रुपए। क्या तुम भी मती सेठ? अरे हाँ मालिक, 1000 रुपए। ठीक है फिर मालिक, मैं जल्दी से काम निपटा देता हूँ। फिर क्या था, बड़ी ही चालाकी से बिरजू मथी सेठ से काम करवाने लगता है। वो मथी सेठ से मिठाइयों में मिलावट करवाता है, लेकिन उसकी मिठाइयाँ खाने से गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। और एक दिन अचानक से बिरजू की दुकान पर पुलिस आ जाती है। मथी सेठ चिल्लाते हुए बिरजू को बुलाता है। मालिक मालिक, जल्दी आइए, हमारी मिठाई खाने पुलिस आई है। पुलिस यहाँ मेरी दुकान में? हाँ मालिक, और क्या, अपनी ही दुकान पर। क्यों बिरजू सेठ, सुना है तुम मिठाइयों में मिलावट करते हो? क्या? नहीं सर जी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जरूर इस सब के पीछे इस नौकर मती सेठ का ही हाथ है, आप मेरा यकीन मानो। क्या? मगर मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं मालिक। हमें पता था बिरजू की तू यही कहेगा, मगर हम असलियत जानते हैं। हम जानते थे कि तू इसे फंसाने वाला था, लेकिन अब हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे और तेरी ये दुकान तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इतना कहकर पुलिस बिरजू को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन मथी सेठ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पुलिस का एक आदमी उसके पास आता है और उससे धीमी आवाज में कहता है, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे उस रहस्यमय साथी ने हमें पहले ही इन सब के बारे में बता दिया, वरना वो बिरजू सच में आज तुम्हें फंसा ही देता और फिर तुम लंबा अंदर जाते। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है और मथी सेठ इस बारे में सोचता सोचता वापस अपने घर आ जाता है और चारपाई पर लेटकर सोचने लगता है। उसे इतना परेशान देखकर रश्मि उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ भैया, ये वाली नौकरी भी हाथ से चली गई क्या? हाँ रश्मि, चली तो गई, मगर आज एक बड़ी अजीब चीज हुई है। वो क्या भैया? मथी सेठ रश्मि को सारी बात बता देता है। क्या फिर से वही रहस्यमयी साथी? आखिर है कौन वो जो बार बार आपको बचा रहा है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा रश्मि। कहीं क्या भैया? कहीं ये मेरा कुत्ता मोती तो नहीं? ओफो भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
मोती को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। हाँ पर रश्मि, मोती ही तो था जो मुझसे इतना प्यार करता था, हमेशा मुझे दूसरों से बचाता था। हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया हो और अब वो मेरी मदद कर रहा हो। भैया अगर उसका पुनर्जन्म होता भी तो वो सिर्फ 4 साल का होता भी, और भला एक 4 साल का बच्चा आपकी मदद कैसे कर सकता है? जरूर ये कोई और है जिसे आपकी बहुत फिक्र है। तो कहीं ये तू तो नहीं है रश्मि? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ भैया। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। तो आखिर ये है कौन? मथी सेठ और रश्मि बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। रश्मि, मथी सेठ, कैसे हो तुम दोनों? अरे सीमा दीदी, आइए आइए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो रश्मि। वो दरअसल मैं ये कहने आई थी कि अब इसी गांव के एक स्कूल में मुझे टीचर की नौकरी मिल गई है, तो अब मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सीमा। अब तुम आराम से अपने गांव में ही रहो और जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लो। मती सेठ की बात सुनकर सीमा कुछ चुप हो जाती है। कुछ देर के बाद वो कहती है, वैसे तुम बताओ, तुम्हारा अब शादी का क्या विचार है? अब जब तुम्हारी शादी मोहिनी से नहीं हो रही तो फिर किससे करोगे? ये तो मालूम नहीं सीमा, देखते जैसी ऊपर वाले की मर्जी। दोनों बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है। वो सीमा की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगती है, ये सीमा दीदी को किसने बताया कि भैया की शादी मोहिनी से नहीं हो रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रश्मि सीमा से कहती है, ये लीजिए दीदी, चाय पी लीजिए। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? कहाँ? ये तो मेरे क्लास में जो बच्चे हैं उनकी कॉपियाँ हैं। इन्हें मैंने आज चेक कर लिया है, अब कल बच्चों को वापस करूँगी। ओह, लगता है आप अपना काम बहुत मन से करती हैं। काफी मेहनत का काम होगा ना? हाँ, पूछो मत, बच्चे इतनी गलतियाँ करते हैं। कितनी जगह तो मुझे सही जवाब लिखना पड़ा है। ऐसा तो होता ही है। खैर, अब आप आराम से चाय पीजिए। लाइए, आपकी कॉपियाँ मैं संभाल कर अंदर रख देती हूँ। जब आप जाने लगोगी तो उठा लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं रश्मि। रश्मि बहुत चालाकी से सीमा से उसकी कॉपियाँ ले लेती। अंदर जाकर रश्मि वो चिट्ठी निकालती है जो मथी सेठ के नाम से आई थी। रश्मि चिट्ठी में लिखी हुई लिखावट को सीमा की कॉपी से मिलाने लगती है और जिसका रश्मि को शक था वही होता है। ये दोनों लिखावट तो एकदम एक जैसी है। मतलब भैया का वो रहस्यमयी साथी और कोई नहीं बल्कि सीमा दीदी है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा रश्मि। रश्मि सीमा की आवाज सुनकर एकदम चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पीछे सीमा खड़ी थी। रश्मि, तुम्हें तो सच का पता चल गया है, लेकिन मथी सेठ को कुछ बताना नहीं। मैं नहीं चाहती कि उसे सच पता चले। मगर क्यों सीमा दीदी, आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं बचपन से ही मथी सेठ को बहुत पसंद करती थी और सब लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि समय के साथ वो समझदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ये ठान लिया कि मैं उसका रहस्यमयी साथी बनकर उसकी मदद करूँगी। क्या? तो फिर अब आप भैया को सच क्यों नहीं बता देती? क्योंकि अगर मैंने उसे बताया तो मथी सेठ को लगेगा कि मैंने उस पर तरस खाकर उसकी मदद की, जबकि सच्चाई तो ये है कि मुझसे प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से, और मैं लोगों को कभी भी उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती। वाह सीमा दीदी, आपने तो सच्चे प्रेम की परिभाषा बता दी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या आप भैया को कभी नहीं बताएंगी कि आप ही वो रहस्यमयी साथी हैं? हाँ, अब आगे कुछ नहीं होगा रश्मि। मैं हमेशा इसी तरह से मथी सेठ की मदद करूंगी, उनकी रहस्यमयी साथी बनकर। मगर दीदी, इससे बेहतर तो ये होगा ना कि आप भैया से शादी कर ले। मुझे तो लगता है वो भी आपको पसंद करते हैं। उनमें बस इतनी बुद्धि नहीं है कि सामने से आपसे शादी के लिए पूछे। क्या? मगर अरे रश्मि, सीमा, तुम दोनों यहाँ किसकी शादी की बात कर रहे हो? मैं कब से तुम लोग का वहाँ बाहर इंतजार कर रहा हूँ। देखो ना, चाय भी ठंडी हो गई। ओहो भैया, मैं अभी चाय गरम कर लाती हूँ। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और मैं ठहरा अनपढ़ गधा। अरे नहीं नहीं मती सेठ, ऐसा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो। इस पूरे गांव में तुम्हारे जितना सीधा और सरल आदमी कोई नहीं है। क्या? इसका मतलब ये कि तुम भी पसंद करती हो सीमा मुझे? हाँ, वो भी बचपन से मती सेठ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सीमा, ये तो बिल्कुल एक सपने के जैसा है। अरे अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मुझे जीवन में और क्या चाहिए फिर? हाँ हाँ मैंने तो 2 साथियों को मिलवा दिया, तो अब देर किस बात की भैया। आप दोनों जल्दी से शादी कर लो। फिर क्या था, सीमा और मथी सेठ 1 महीने के अंदर ही शादी कर लेते हैं और मथी सेठ की रहस्यमयी साथी जिंदगी भर के लिए मथी सेठ का साथ निभाती है, वो भी बिना उसको भनक लगे।
तब तक आप सीमा दीदी के साथ बैठकर उनसे बातें करो। फिर रश्मि चाय गरम करने चली जाती है और सीमा मती सेठ से बातें करने लगती है। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और जब वो बातें करने बैठते थे